हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकल टॉक। मैं योगेश योगराज आज सीबीएसई 12th के चैप्टर फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स के नए वीडियो के साथ हाजिर हो गया हूं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट और फर्स्ट एड की। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी की। बहुत सारे ऐसे कॉजेज होते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि हमारे इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्पेशली ऑन ग्राउंड की बात करें या ऑफ ग्राउंड की बात करते हैं अगर हम तो हम यहीं पर कुछ रीजन जो होते हैं, जो मेन रीजन होते हैं इंजरी के, चाहे वो ऑन ग्राउंड हो, ऑफ ग्राउंड हो, ट्रेनिंग सेशन हो, कहीं से भी किसी भी तरीके से अगर इंजरी होती है तो उनकी मेन जो रीजन है, मेन कॉजेज हैं, आइए उनको देखते हैं। सबसे पहले आता है लैक ऑफ फिजिकल फिटनेस। स्टूडेंट्स, ये जान लीजिए कि फिजिकल फिटनेस जो है वो की होता है, की ऑफ द सक्सेस कह सकते हैं। वो सारी चीज़ों का की एक जो है कह सकते हैं मेन पॉइंट होता है। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो किसी भी तरीके से आपको इंजरी होने के, ऐसा नहीं कि आप फिजिकल फिटनेस अगर आपका अच्छा है तो आपको इंजरी नहीं होगी, लेकिन उसके जो चांसेस होते हैं, उस इंजरी के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो अगर आपके अंदर फिजिकल फिटनेस है, स्पेशली अगर फिजिकल फिटनेस के जो पांचों कंपोनेंट हैं अगर उनकी हम बात करते हैं, स्पेशली आपके स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन, अगर ये आपका वेल डेवलप है, मीन्स अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आपको इंजरी नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आप फिजिकली वीक हैं तो कहीं ना कहीं वो इंजरी आपको हो जाएगी। दूसरा आता है पुअर कोऑर्डिनेशन। पुअर कोऑर्डिनेशन की अगर बात करें तो किसी भी तरीके से अगर मेंटली हम कहीं पे अगर फोकस नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज़ से, अगर हमारे मेंटल बर्डन अगर कोई चीज़ होती है तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि बॉडी हमारी जो होती है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती है किसी भी वर्कआउट के अकॉर्डिंग, चाहे किसी गेम स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, तो उस भी कंडीशन में हमें इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा आता है लैक ऑफ प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वगैरह अगर हम कोई भी यूज कर रहे होते हैं तो वो प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर होने का मीन्स वो उसका जो एक्चुअल शेप होता है, एक्चुअल साइज होता है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। सपोज करिए हम हैमर थ्रोइंग कर रहे हैं तो उसके जो वायर वगैरह होते हैं वो प्रॉपरली एकदम फिक्स्ड होने चाहिए। किसी भी तरीके से उसमें कोई भी ऐसा ना हो कि किसी भी तरीके से अगर कोई एज भी अगर निकला हुआ है तो उससे इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारा जो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है वो प्रॉपर होना चाहिए। उसके अलावा दूसरा है लैक ऑफ स्टैंडर्ड सेफ्टी इक्विपमेंट। अभी देखिए हमने बात किया प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो होते हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, वो भी एक स्टैंडर्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर हम बात करें क्रिकेट की ही, सपोज करिए कोई बॉलिंग कर रहा है और अचानक से आप जो है लोकल क्वालिटी के बैट यूज कर रहे हैं और बॉल लगी और बैट टूट गया, तो बैट टूटने से कहीं ना कहीं खुद को भी इंजर्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से वो आपके स्टैंडर्ड इक्विपमेंट होने चाहिए, प्लस उसके साथ साथ आपके स्टैंडर्ड सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए। सेफ्टी इक्विपमेंट्स हर स्पोर्ट्स, हर गेम में यूज किए जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है, जैसे क्रिकेट के लिए है हमारे जो भी हमारे पैड वगैरह हैं, जो ग्लव्स है, जो हेलमेट है, वो सारे अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। तभी वो किसी भी तरीके से जो बॉल का इम्पैक्ट है उसको वो क्या कहते हैं बियर कर पाएंगे। अदरवाइज वो टूट कर खुद भी आपको इस तरीके के इंजरी वगैरह के जो होते हैं रीजन हो सकते हैं। तो इसी वजह से हमारे जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं किसी भी तरीके का, चाहे वो थाई गार्ड हो, चाहे ग्रोइंग गार्ड हो, किसी भी स्पोर्ट्स या गेम के जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के, स्टैंडर्ड क्वालिटी के होने चाहिए। सेफ्टी इक्विपमेंट्स कभी भी किसी को, अगर स्टूडेंट्स आप प्लेयर हैं तो याद रखिएगा कि कभी भी आप सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो होंगे वो लोकल क्वालिटी के आप मत लीजिएगा। उसके अलावा आता है फॉल्टी ट्रेनिंग मेथड। बहुत सारे कोच ऐसे होते हैं, बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जिनको कि एक्चुअल में नहीं पता होता है कि वो ट्रेनिंग मेथड क्या है। किसी भी तरीके से बच्चों पे आप तो प्रॉपर जो है ध्यान नहीं दे पाते हैं, ये भी एक बड़ी वजह होती है, जिससे कि जो भी अगर वो ट्रेनिंग वगैरह देते रहते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो ट्रेनिंग
कहीं ना कहीं फॉल्टी हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है क्लास के सारे बच्चे एक साथ खेल रहे होते हैं तो एक टीचर के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि वो सारे लोगों के ऊपर ध्यान दे सके। तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं बच्चे जो होते हैं वो अपने मन से खेलने लगते हैं, या तो अगर क्वालिफाइड टीचर नहीं है, किसी भी तरीके से कोच नहीं है, उसको टेक्निक नहीं पता है, वो टैक्टिक्स नहीं पता है, स्किल प्रॉपर उसे नहीं पता है, तो उस कंडीशन में वो रॉन्ग जो है ट्रेनिंग मेथड जो होते हैं उसको वो इंजर्ड कर सकते हैं। गेम्स के पहले जो वार्मिंग वगैरह होते हैं तो उस कंडीशन में वार्मिंग अप में भी अगर इस तरीके से अगर उसको प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह नहीं पता है, किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है, बिगिनर्स के लिए क्या होता है, जनरल वार्मिंग अप क्या होती है, स्पेसिफिक वार्मिंग अप क्या होता है, अगर ये सब सारी चीज़ें नहीं पता है तो कहीं ना कहीं आपकी इंजरी की वजह आपकी ट्रेनिंग मेथड भी बन सकती है। उसके अलावा आता है लैक ऑफ वार्मिंग अप। अभी हमने बात किया वार्मिंग अप के दौरान इंजरी। अगर हम वार्मिंग अप नहीं करते हैं, अगर हम कोई भी गेम खेल रहे हैं, स्पेशली जो टीम गेम वगैरह है उसमें अगर हम खेल रहे हैं, इंडिविजुअल गेम है, चाहे वो एथलेटिक इवेंट हो, चाहे वो आपके फील्ड इवेंट हो, कोई भी अगर उसमें हम वार्मिंग अप नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में भी हमें इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि वार्मिंग अप से क्या होती है कि हमारी मसल्स जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती हैं, उनके अंदर एक्साइटेबिलिटी की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो आ जाती है, और जब एक्साइटेबिलिटी आ जाती है तो किसी भी तरीके से उनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है, जो उनका टेम्परेचर होता है वो मेंटेन हो जाता है, जिससे ट्विस्टिंग वगैरह पे भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर हम सपोज करिए अगर हम एथलेटिक इवेंट कर रहे हैं और उस कंडीशन में वार्मिंग अप वगैरह ना करें, रनिंग वगैरह करें, तो उस कंडीशन में हमारे अगर सपोज करिए पैर वगैरह मुड़ गए तो हमें स्प्रेन वगैरह, स्ट्रेन वगैरह होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें वार्मिंग अप भी ज़रूर करने लेना चाहिए। उसके अलावा आता है बायस्ड एटीट्यूड ऑफ रेफरी। ये बहुत सारी चीज़ें देखा गया हुआ होता है कि अक्सर विलेज एरियाज़ में अगर देखा जाए तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स या गेम होते हैं जिनमें कि कोई रूल वगैरह फॉलो नहीं किया जाता, या जो रूल फॉलो भी किया जाता है तो रेफरी की एक्चुअल पता नहीं होता, किसी पर्सन को रेफरी बना देते हैं। तो उस भी कंडीशन में कभी कभी ऐसा होता है कि अगर रेफरी सही से रेफरिंग नहीं कर रहा है तब पर भी इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कबड्डी वगैरह की अगर हमने एग्जाम्पल ले लिया तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद विसिल बजा देनी होती है आफ्टर टैकलिंग। किसी प्लेयर को अगर टैकल किया है तो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद विसिल कर देनी होती है और प्लेयर को छोड़ना पड़ता है अपोनेंट टीम को। अगर ये चीज़ ना हो तो उस भी कंडीशन में क्या होता है कि अपोजिट टीम जो होती है उनके ऊपर हावी होती है और कहीं ना कहीं वो इंजरी की वजह बन सकती है। क्रिकेट की अगर बात करें, बॉलर अगर बीमर करता है तो उसे वार्निंग दिया जाता है, दूसरी बीमर के बाद हटा दिया जाता है। लेकिन अगर अंपायर या रेफरी ऐसा नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो बायस्ड होता है और वो भी उसके इंजरी की बड़ी वजह बन सकती है। तो बायस्ड रेफरिंग जो होता है, बायस्ड एटीट्यूड जो होता है रेफरी का, अंपायर का, उससे भी इंजरी हो जाती है। उसके अलावा फैटिग सबसे बड़ी वजह यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि फैटिग की कंडीशन में भी जो प्लेयर होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो खेलते रहते हैं, तो उस भी कंडीशन में क्या होता है कि हम ओवर एफर्ट करते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, जिसकी वजह से चांसेस जो होते हैं इंजरी के वो बढ़ जाते हैं। थकान में हमारे पास स्ट्रेंथ है नहीं, हमारे पास एंड्योरेंस है नहीं, और फिर भी हम उसको लगा रहे होते हैं, उसको यूज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बियॉन्ड ऑफ लिमिट जो है हमारी मसल्स के उसके हम वर्क करते हैं, जिसकी वजह से फैटिग में भी इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा है केयरलेसनेस। अगर किसी भी तरीके से, जैसे हमने कोऑर्डिनेशन में बताया उसी तरीके से केयरलेसनेस है, अगर हम प्रॉपरली ग्राउंड पर होते हुए भी ग्राउंड पे ना हो, मींस फिजिकली तो ग्राउंड पे हो लेकिन मेंटली कहीं और हो, तो उस कंडीशन में क्या होती है कि हमें इंजरी हो सकती है, हमारा ध्यान गेम पे ना हो। सपोज करिए क्रिकेट आप खेल रहे हैं, सामने बॉलर है, सीमर है, और वो क्या करता है कि अगर आपको सपोज करिए बाउंसर देता है और आप ध्यान ना दीजिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बाउंसर आके आपको लग सकती है और आपको इंजरी वगैरह हो सकती है। कहीं भी किसी भी तरीके से है, थ्रोइंग इवेंट्स वगैरह में अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो उस भी कंडीशन में आपको इंजरी हो सकती है। जिम्नास्टिक वगैरह में अगर किसी भी तरीके से कोऑर्डिनेशन आपका डिसबैलेंस हुआ, केयरलेस आप हुए, तो कहीं ना कहीं वो इंजरी की वजह बन सकती है। इसके अलावा सबसे बड़ी वजह एक और हो सकती है, वो है आपका पुअर प्ले फील्ड। अक्सर ये देखा गया है कि जो फील्ड होते हैं जहाँ पर स्टूडेंट, जहाँ पर छोटे प्लेयर, जहाँ पे बिगनर्स जो होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, तो प्ले फील्ड जो होता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है।
उनके दिमाग में वो उनके पैशन तो होता है कि नहीं हमें खेलना है, लेकिन वो क्या होते हैं कि किसी भी तरीके से एडजस्ट करते हैं उस ग्राउंड के अकॉर्डिंग, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो भी एक इंजरी की बड़ी वजह बनता है। तो हमारा पुअर प्ले फील्ड जो है, हमारा ग्राउंड अगर किसी भी तरीके से हमारा ख़राब है तो वो भी इंजरी की वजह बन सकता है। ग्राउंड में पैसेज वगैरह हैं, कट स्टोन है, छोटी छोटी गिट्टियाँ हैं, अगर छोटे छोटे गड्ढे हैं तो उनमें आप रनिंग करते समय, दौड़ते समय आप गिर सकते हैं और वो कट स्टोन आपको इंजर्ड कर सकते हैं। तो इसी वजह से पुअर प्ले फील्ड जो होता है वो भी एक इंजरी की बड़ी वजह होती है। उसके अलावा एग्रेशन होता है, वायलेंस की अगर हम बात करें, बहुत समय ऐसा देखा गया है कि अपोनेंट टीम क्या करती है, किसी भी तरीके से कभी कभी जब डिफीट होने के कगार पे होती है, वो हारने की कंडीशन में होती है, तो कुछ प्लेयर उसके वायलेंट हो जाते हैं। तो एग्रेशन जो होता है वो भी इंजरी की वजह बन सकती है। वो किसी अपोजिट प्लेयर को जानबूझकर बम्प कर दें, जानबूझकर उन पे अटैक कर दें, तो ये सब भी एक इंजरी की बड़ी वजह होती है। तो एग्रेशन या वायलेंस जो होता है ये भी एक इंजरी की बड़ी वजह होती है। इसके अलावा है रॉन्ग ट्रीटमेंट। रॉन्ग ट्रीटमेंट का मतलब होता है रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ द इंजरीज। अगर इंजरी हमें कोई हुई होती है, उस भी कंडीशन में अगर हम उसका गलत ट्रीटमेंट कर देते हैं, अक्सर ऐसा देखा है कि ऑन ग्राउंड इंजरी जब होती है तो उस कंडीशन में प्लेयर्स को जानकारी नहीं होती है, फिर भी वो फिजियोथेरेपिस्ट बनने लगते हैं, डॉक्टर बनने लगते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होती है कि हो सकती है कि आपकी कंडीशन जो है इंजरी की वो वर्स हो जाए, या तो जहाँ पर आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं उनको अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है, तब पर भी वो क्या हो सकती है, वो एक इंजरी जो होती है वो आपकी वर्सेनिंग की कंडीशन हो सकती है, वर्स हो सकती है। तो रॉन्ग ट्रीटमेंट जो होता है इंजरी का वो भी आपकी एक बड़ी वजह हो जाती है इंजरीज़ की। उसके अलावा आता है प्रेशर ऑफ विनिंग। हर कोई स्पोर्ट्स में जैसे ही आता है तो स्पोर्ट्स में आने के बाद उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चलती रहती है, वो होती है हाउ टू विन। किसी भी तरीके से आपको विन करना है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो जो प्रेशर होता है, तो प्रेशर होने की कंडीशन में क्या होता है कि प्लेयर एक्स्ट्रा एफर्ट करने लगता है। अभी हमने जैसे फैटिक की कंडीशन में बताया कि बियॉन्ड ऑफ लिमिट वो सारी चीज़ें करने लगता है सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए। तो अब जीतने के लिए जब वो खेलना स्टार्ट करता है, अगर सपोज करिए किसी भी तरीके से वो हारने लगता है, किसी भी तरीके से वो पीछे रह जाता है, तो वो अपने लिमिट से ज़्यादा एफर्ट लगाने लगता है और कहीं ना कहीं वो इंजर्ड होने की जो होते हैं चांसेज वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये आपके इतने मेन जो रीज़न है स्पोर्ट्स इंजरीज़ के, ये मेन कॉजेज़ जो होते हैं जिनकी वजह से आपको स्पोर्ट्स इंजरीज हो सकती है। तो स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरी को मैनेज कैसे किया जा सकता है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, अगर स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स कई सारे मेथड हैं, प्राइस है, राइस है, माइस है, राइसर है, ये सारे मेथड हैं। तो आइए हम देखते हैं इनको वन बाय वन। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्राइस की, अगर हम बात करते हैं प्राइस मेथड जो हमारा है, तो प्राइस PRICE ये एक मेथड होता है जिसमें P फॉर द प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब होता है कि अगर ये देखिए, ये तीनों मेथड जो अभी हमारे स्टूडेंट्स आपको बताएंगे इंजरी होने के बाद के हैं, मतलब मैनेजमेंट उनका कैसे किया जा सकता है, कैसे उनको ठीक किया जाना है, कैसे उनको वर्स होने से बचाया जा सकता है, इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले P फॉर आता है प्रिवेंशन। अगर किसी भी तरीके से हमें कोई इंजरी हो जाती है, सपोज करिए जैसे हमने आपको पहले के वीडियोज़ में बता रखे हैं कि आपको जब इंजरी हो जाती है, आपको लैसरेशन हो जाता है, आपको इंसीजन होता है, किसी भी तरीके से कट लग जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको प्रिवेंट करना है कि किसी भी तरीके से फॉरेन मटेरियल जो होता है वो स्टक ना होने पाए, आपकी जो वुंड है, जो घाव है, उस पे बाहर की कोई गंदगी चिपकने ना पाए, अदरवाइज वो क्या करता है कि इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। तो P फॉर प्रिवेंशन, हमें बचाना होता है कि किसी भी तरीके से हमें कोई भी फॉरेन मटेरियल स्टक ना होने पाए। दूसरा आता है R फॉर रेस्ट। रेस्ट की कंडीशन में क्या होता है कि अगर हमें इंजरी हो जाती है तो हमें रेस्ट करना है, हमें किसी भी तरीके की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइजेज वगैरह नहीं करने होते हैं टिल वो जब सारी चीज़ें ठीक नहीं हो जाती हैं, जब तक आपका वुंड, आपकी चोट, आपकी इंजरी जो होती है वो ठीक नहीं हो जाती, तब तक आपको रेस्ट करना है। उसके बाद आता है आइसिंग की अगर बात करते हैं, I फॉर आइसिंग की अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर हमें
इंजरी हो जाती है तो उस कंडीशन में इंजरी होने के बाद उसमें अगर बहुत ज़्यादा पेन होता है तो हमें 3 से 4 बार पर डे 3 दिनों तक हमें क्या होते हैं कि उसको आइस पैक वगैरह ले लेते हैं किसी भी तरीके से। आप पॉलीथीन में भी आइस भर के, आइस बैग लेके भी उसमें आइस भर के, और उसको क्या होता है कि हमें आइसिंग करना होता है। इसके साथ साथ कंप्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो कंप्रेशन में भी होता है कि कभी कभी स्ट्रेन या स्प्रेन वगैरह हो जाती है तो हमें कंप्रेशन चाहिए होता है। हमें उस कंप्रेशन, देखा होगा आपने, क्रेप टेप वगैरह लोग लगा लेते हैं अगर कहीं पे भी मोच होता है, गर्म पट्टी जिसको लोग बोलते हैं, तो वो क्रेप टेप जब लगा लेते हैं तो कहीं ना कहीं कंप्रेशन का काम करता है। तो कंप्रेशन से भी जब उसके अंदर मूवमेंट नहीं होता है तो वो सारी चीज़ें ठीक होती जाती हैं। स्पेशली अगर हम स्प्रेन की बात करें तो उसमें कंप्रेशन की बात करते हैं। कभी कभी कंप्रेशन जो होता है वहाँ पर क्या होता है कि हीट पैक वगैरह यूज करके कंप्रेस किया जाता है फॉर द रिड्यूसिंग द स्वेलिंग। अगर स्वेलिंग अगर हो गई है तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी कंप्रेशन जो होता है यूज किया जाता है। उसके साथ साथ एलिवेशन आता है, ई फॉर प्राइस में लास्ट ई है, ई फॉर एलिवेशन। एलिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर उठाना। ऊपर उठाना का मतलब किसी भी तरीके से आपके सपोज करिए अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब में अगर आपको चोट लग गई है तो उस कंडीशन में क्या होता है, सपोज करिए आपके हाथ में चोट लगी, हाथ में कट गया, ब्लीडिंग होने लगी है, तो ब्लीडिंग जो पार्ट हो रहा है हाथ में, इसको क्या करिए कि इसको सर के ऊपर उठा लीजिए। तो सर के ऊपर उठाने से क्या होता है कि ब्लड फ्लो जो होता है वो कम हो जाता है। हाइट बढ़ने से ब्लड फ्लो कम हो जाता है। अगर पैर में चोट लग गई उस कंडीशन में क्या है, तुरंत जो होता है विक्टिम जो होता है जो भी, उसको क्या करता है जमीन पे लिटा के किसी स्टूल वगैरह ऊंची चीज पर उसके पैर को उठा दिया जाता है जिससे हेड से उसका पैर ऊपर हो जाए। तो ये जो होता है एलिवेशन भी काफी वर्क करता है। तो ये जो है PRIC, ये प्राइस जो है ये मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट मेथड है। इसी से बना दिया गया है। कहीं कहीं क्या होता है कि प्रिवेंशन नहीं यूज किया जाता। RICE, ये देखिए RICE, राइस मेथड इसे बना दिया गया है। रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन सेम एज द प्राइस। उसके अलावा इसमें एक चीज और जोड़ दिया गया है, MICE करके इसको तीसरा बना दिया गया है, माइस, MICE, माइस, M फॉर मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब अगर कभी भी हमें कोई इंजरी अगर हो जाती है तो उस कंडीशन में हमें उस पर्टिकुलर जहां पर इंजरी हुआ है उसके मूवमेंट को ब्लॉक कर देना होता है। तो मूवमेंट को अगर हम ब्लॉक कर देंगे तो क्या होती है कि वो धीरे 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 इंजरी वो ठीक हो जाती है, जो कि कहीं ना कहीं हम कंप्रेशन में यूज करते हैं, मूवमेंट ब्लॉकिंग करते हैं। और उसके अलावा मूवमेंट हम ब्लॉक कर देंगे मतलब कहीं ना कहीं वो रेस्ट की ही कंडीशन होती है। तो इसी वजह से ये 3 मेथड हैं, प्राइस, राइस और माइस। कहीं कहीं राइसर में, राइस में जो होता है वो आर जुड़ जाता है, आर ये क्या हो जाता है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन जब हो जाता है तो इसमें भी क्या होता है कि ये मेथड जो हो गया तब राइसर मेथड हो जाता है। रिहैबिलिटेशन जोड़ देते हैं कि जो कि इंजरी के बाद, इंजरी के ठीक होने के बाद उस पर्टिकुलर ऑर्गन्स के स्ट्रेंथ को फिर से वापस लाने के लिए कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज की जाती हैं जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ वापस आती है। यानी इंजरी होने के बाद फिर से उसी स्ट्रेंथ वाली कंडीशन में वापस लौटने की जो प्रोसेस होती है वो रिहैबिलिटेशन कहलाता है। तो ये जुड़ के राइसर ये मेथड बना दिया जाता है। तो ये 3-4 मेथड हैं जो कि आपके स्पोर्ट्स इंजरी के मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं, सपोज करिए बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इनमें से उठा के आप कोई भी अगर एक मेथड लिख देते हैं दैट विल बी करेक्ट आंसर। तो इसी वजह से आपको अलग अलग नहीं लिखने की ज़रूरत है। सपोज करिए आपको आ जाता है, सपोज करिए अगर डिसलोकेशन आ गया और उससे मैनेजमेंट की बात हो गई, फ्रैक्चर हो गया उसके मैनेजमेंट की बात हो गई, सॉफ्ट जो है टिश्यू इंजरीज हो गए, स्किन इंजरी हो गए, अगर उनकी अगर हम बात करें वहाँ पर अगर इंजरी के लिए आपको आ जाता है मैनेजमेंट लिखने के लिए, तो आपको अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे अगर लैसरेशन हो गया तो सबसे पहले हम उसे उस पर्टिकुलर इंजर्ड एरिया को वॉश करेंगे, एंटीसेप्टिक लगाएंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे किसी चीज़ से कवर करेंगे, फिर डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। इस तरीके के फर्स्ट एड और मैनेजमेंट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस तरीके से भी लिखते हैं तो भी आपका आंसर सही है, और नहीं तो आप इसमें से कोई भी एक मेथड उठा के अगर आप लिख देते हैं यू विल गेट द 100% मार्क इन दैट क्वेश्चन। स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट एड की। फर्स्ट एड होता क्या है? फर्स्ट एड का मीन्स होता है इमीडिएट एंड टेम्प्रोरी ट्रीटमेंट गिवन टू द विक्टिम। इमीडिएट एंड टेम्प्रोरी, जो जल्द से जल्द दिया जाए लेकिन टेम्प्रोरी रहे। मीन्स
कि जब तक हम डॉक्टर के यहाँ तक पहुँच नहीं जाते या डॉक्टर आ नहीं जाती, मेडिकल टीम जब तक आ नहीं जाती, तब तक उसको जो प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो इमीडिएट और टेम्प्रोरी ट्रीटमेंट दिया जाता है, वही कहलाता है फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड की अगर हम बात करते हैं तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स जिसमें कि सबसे पहला आता है आपका प्रिजर्व लाइफ। प्रिजर्व लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट एड का सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है विक्टिम की लाइफ को बचाना। एनी हाउ, चाहे जैसे उसके लाइफ को हमें बचाना होता है तो उसके लिए हमें जो भी ट्रीटमेंट प्राइमरी देना होता है, कोशिश ये करनी होती है कि उसकी जान न जाने पाए। तो उसके लिए जो भी हमारे प्राइमरी ट्रीटमेंट होते हैं, जो भी इमीडिएट ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो दिया जाना ही ऑब्जेक्टिव्स होता है। दूसरा होता है आपका प्रिवेंशन फ्रॉम द वर्सेनिंग। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसे, जैसे एक्सीडेंट हो जाने की कंडीशन में अगर फ्रैक्चर वगैरह की कंडीशन होती है और ज़्यादा देर तक जो भी है, सपोज करिए आपके अपर लिम्स जो होते हैं फ्रैक्चर होते हैं और ज़्यादा देर तक उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, वो रेस्ट पोजीशन में नहीं आते, ऐसे कंडीशन में होते हैं जहाँ से कि वो अपने एक्चुअल पोजीशन में नहीं होते, तो उस कंडीशन में उनके खराब होने के चांसेस, उस पर्टिकुलर ऑर्गन के, उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कभी भी अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हमें उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें तुरंत उसको एक्चुअल पोजीशन पे ला के, रेस्टिंग पोजीशन में एटलीस्ट ला के, जहाँ पर कि जो विक्टिम है वो रेस्ट में रहे, रेस्टिंग पोजीशन में लाना ही हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है प्रमोट रिकवरी। प्रमोट रिकवरी का मतलब होता है कि हमें कुछ इंजरीज ऐसी होती हैं जहां पर कि हमें तुरंत अगर हम देते हैं, फर्स्ट एड देते हैं, तो वहां पर रिकवरी भी स्टार्ट हो जाती है। सपोज करिए जैसे क्या होता है कि कभी कभी आप कोई काम करते करते जल जाते हैं, तो आप जब जल जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ कभी कभी क्या होता है फफोले वगैरह पड़ने लगते हैं। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी स्किन का कलर चेंज हो जाता है, स्किन फूलने लगती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम तुरंत आइसिंग करें उस पर तुरंत अगर बर्फ़ वगैरह हम लगाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि रिकवरी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। हम डॉक्टर के पास बाद में जाएंगे, कंसल्ट बाद में करेंगे, वो कोई भी ऑइंटमेंट वगैरह अगर देता है तो उस भी कंडीशन में क्या होता है कि तब वो ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, लेकिन हमारा जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, जो हम फर्स्ट एड देते हैं, उससे क्या होता है कि रिकवरी तुरंत स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है, जो आता है वो आता है क्राउड केप्ट अवे। बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जब एक्सीडेंट वगैरह की कंडीशन होती है, ऑन ग्राउंड ऑफ ग्राउंड अगर कोई स्पोर्ट्स इंजरीज भी हो जाती है, तो जैसे ही किसी को इंजरी होती है वहाँ पर लोग काफ़ी भीड़ लगा लेते हैं। तो वो भीड़ को भी हमारा दूर रखना एक मेन मोटो होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अगर हम भीड़ को दूर रखते हैं तो उस कंडीशन में विक्टिम तक जो है प्रॉपर ऑक्सीजन, फ्रेश एयर, ये सब पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उस कंडीशन में हमें जो है क्राउड को हमेशा दूर रखना चाहिए। इसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव और है आपका, थिंक अबाउट ABC। A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग एंड C फॉर द सर्कुलेशन। ABC के बारे में हमेशा हमें सोचना चाहिए। कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हमें जो विक्टिम होता है उसकी जो होती है वो सांस धीरे धीरे डूबने लगती है। तो उस कंडीशन में क्या होती है कि सांस जब कम होती जाती है, BP वगैरह कम होता जाता है, उस कंडीशन में हमें क्या होता है कि CPR वगैरह जो होता है वो हमें देना पड़ता है। तो इसीलिए ABC जो है, थिंक अबाउट ABC, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन जो है, ये इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। इसको यूज करने का, CPR वगैरह किस तरीके से देना होता है, AB वगैरह किस तरीके से देना होता है, तो ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये अगर कोई भी जानता रहता है तो ये अगर कैसी कंडीशन आती है तो आप आसानी से उनको फर्स्ट एड दे सकते हैं। और उनकी जो हमने बताया था प्रिजर्व लाइफ की कंडीशन, कहीं ना कहीं आप उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। उनकी जो वर्सेनिंग की कंडीशन है उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट एड और उससे रिलेटेड रहे आपके ऑब्जेक्टिव्स। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी। इस वीडियोस के बाकी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहाँ से उनको एक्सेस करके उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।